नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों मिले, इस बात का जवाब अभी भी जेडीयू के पास नहीं है। जेडीयू लगातार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस की वजह से वह इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुई है, लेकिन जो जवाब दिए जा रहे हैं वह जवाब इतने तर्कसंगत लग नहीं रहे। बिहार की राजनीति अभी भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वह बीजेपी में जाएं चाहे आरजेडी में जाएं, उसका प्रभाव हमें वहां की सरकारों में दिखाई देता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार की जातिगत जनगणना का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया है, उसका इफेक्ट हमें 24 के चुनावों में देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव और चुनाव के दौरान राजनीतिक सरगर्मियां। भारत के प्रत्येक राज्य में इस समय राजनीति अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है। ऐसे में वर्तमान समय में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है और खासकर इस समय तीन मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है। जहां पर पहला मुद्दा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दूसरा मुद्दा है ईडी के धमाके, जिस तरीके से बिहार, झारखंड और दिल्ली में ईडी अपने कारनामे दिखा रही है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। और तीसरा है ओबीसी की राजनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। देखिए, भारतीय राजनीति में राजनीतिक यात्राओं का महत्व रहा है। आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी राजनीतिक यात्राओं ने कई सारी पार्टियों के लिए भारत में माहौल तैयार किया। 2023 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसका प्रभाव हमने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में देखा। ऐसे में उस दौरान राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की ओर गए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करी। मणिपुर जो वर्तमान समय में भारत का एक अस्थिर राज्य बन चुका है। भारतीय सरकार की नीतियों और राज्य सरकार की विफलता ने मणिपुर की स्थिति को भयावह कर दिया। हमें रोज कोई न कोई मणिपुर के किस्से सुनाई देते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो मन को व्यथित कर जाती हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करी, जो एक अच्छा शुरुआत माना जा सकता है। राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को लगातार भारतीय राजनीति में और जनता के सामने उठाया है। जब मानसून सत्र चल रहा था, उस दौरान भी राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और भारतीय प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि वह आकर वक्तव्य दें। ऐसे में आप विपक्ष के तरफ से इस बात को मान सकते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा है। और मणिपुर का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा भी बनेगा, क्योंकि भारत का एक राज्य जो पिछले साल भर से अशांत चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करके अपनी यात्रा को एक नया आयाम दिया। यात्रा जब असम पहुंचती है, तो वहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के साथ हुई उनकी झड़प ने एक दौर पे तो राजनीति को इतना बड़ा कर दिया कि लगा कि राहुल गांधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। असम में राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे उठाए और वहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर भारत में कोई सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है तो वह हेमंता बिस्व शर्मा ही है। अब इसके लिए राहुल गांधी के पास क्या सबूत है, यह तो वही भली भांति जानते होंगे। लेकिन फिर भी उनकी न्याय यात्रा ने कांग्रेस के लिए असम में माहौल तो तैयार कर दिया। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को झटका लगा बंगाल में, जब ममता बनर्जी ने अपने आप को कह दिया कि हम भाई कांग्रेस के साथ सीट शेयर नहीं करेंगे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कई जगहों पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा को समर्थन नहीं दिया, यहां तक कि परमिशन भी नहीं दी। वर्तमान समय में यह यात्रा इस समय बिहार में है और बिहार की राजनीति इस समय बहुत गर्म है। इधर नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन की नींव रखे थे, वह भाजपा के साथ जा मिले हैं। और उधर ईडी की रेड पड़ रही है बिहार में। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों पर घोटाले की जांच चल रही है। ऐसे में 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं और कड़े सवाल पूछे हैं। इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा।
नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों मिले, इस बात का जवाब अभी भी जेडीयू के पास नहीं है। जेडीयू लगातार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस की वजह से वह इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुई है, लेकिन जो जवाब दिए जा रहे हैं वह जवाब इतने तर्कसंगत लग नहीं रहे। तेजस्वी यादव जिस तरीके से 2022 से 2024 के बीच में उप मुख्यमंत्री पद पर अपने कर्तव्यों का अच्छा निर्वहन किया, यहां तक कि जेडीयू और नीतीश कुमार की पूरी इज्जत रखी, उसके बाद भी क्यों नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव एक अच्छे उप मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और बिहार के एक अच्छे नेता के रूप में वह हमें दिखाई दे रहे हैं, और ईडी जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बना रही है, यह आने वाले समय में राजनीतिक माहौल को काफी परेशान करेगा। राहुल गांधी की यात्रा अभी उत्तर प्रदेश जाने वाली है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ क्या माहौल बनेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में बातें सही होंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें कांग्रेस के लिए फिक्स कर दी हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी स्वीकार नहीं किया है इसे। ऐसे में राजनीतिक माहौल आगे चल के यूपी का काफी गर्म करने वाला होगा। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, वह है ईडी। जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, 10 समन तो लगातार दिए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, और चुनाव के पहले जिस तरीके से ईडी धड़ाधड़ रेड मार रही है, उस पर तो सवालिया निशान उठते हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी इस्तीफा दिया और उसकी जगह पे वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने हेमंत सोरेन को घेर कर गिरफ्तार किया है, वह शक के बीज हमारे सामने रोप रहा है। हेमंत सोरेन जो कि इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से ईडी लगातार दबाव बना रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, यह राजनीतिक रूप से प्रेरित ही दिखाई दे रहा है। बिहार में यही काम ईडी तेजस्वी यादव के साथ कर रही है और लालू प्रसाद यादव के साथ कर रही है। ऐसे में ईडी का दुरुपयोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ईडी ने परेशान करके रख दिया है। शराब घोटाले की आंच वर्तमान समय में केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल 9 समनों को तो अपने साथ पीछे छोड़ चुके हैं और वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन अभी 10वां समन भी उन्हें दे दिया गया। ऐसे में देखना है केजरीवाल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि यह लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश है। केंद्र सरकार जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग इस समय कर रही है, और भारत के प्रत्येक राज्यों, खासकर वह राज्य जहां पर इंडिया गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, वहां पर तो ईडी को लेकर जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, उस पर तो सवालिया निशान उठते हैं। बंगाल में भी ईडी ने अपना धमाका किया था, लेकिन बंगाल से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय ईडी को लेकर देश में बना हुआ है, ये वही घटना याद दिलाता है जब एक दौर में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा था। ऐसे ही इस समय ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों अपने आखिरी मुद्दे पर, वह है ओबीसी की राजनीति। नीतीश कुमार जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, उसके बाद से ओबीसी की राजनीति भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति में गर्म हो गई है। अगर हम भारत की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पे लगभग 52% आबादी ओबीसी की है, और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे लगभग 63% आबादी ओबीसी की है। बिहार में 3 प्रमुख पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। अगर आप बिहार को देखेंगे तो वहां पर जो निम्न ओबीसी है उनके प्रतिशत लगभग 36 हैं, और वहीं पर उच्च ओबीसी के जो वोट हैं वो 27% हैं। बिहार की राजनीति में हमेशा एक बात देखी गई है कि जो 2 पार्टियां साथ रहती हैं उनकी सरकार बनती है। अगर आप 2014 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो वहां पर भी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसका रिजल्ट हमको यह दिखाई दिया कि बिहार में बीजेपी ने 31 सीट जीती, और उसमें भी निम्न ओबीसी के वोट अधिकतर बीजेपी के साइड गए थे। वहीं पर
2015 में जब महागठबंधन बना, तो महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू साथ में थे। ऐसे में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है और वहां पर महागठबंधन सत्ता पर बैठता है और उन्हें 50% से अधिक ओबीसी वोट मिले थे। लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है और उसमें जेडीयू और बीजेपी साथ होते हैं, तो वहां पर भी यह देखा जाता है कि निम्न ओबीसी के साथ साथ उच्च ओबीसी वोट बैंक भी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी और जेडीयू के पास जा चुके थे। ऐसे में बिहार की राजनीति में ओबीसी एक प्रमुख तत्व है और उसी की राजनीति होती है। नीतीश कुमार ने जब से ईबीसी वोट बैंक का निर्माण किया और उनको अपना कोर वोट बैंक बनाया है, उसके बाद से बिहार की राजनीति अभी भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वह बीजेपी में जाए चाहे आरजेडी में जाए, उसका प्रभाव हमें वहां की सरकारों में दिखाई देता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार की जातिगत जनगणना का प्रभाव पूरे भारत में देखा गया है, उसका इफेक्ट हमें 24 के चुनावों में देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जब बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रैली कर रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में कराई और जब इस जातीय जनगणना के ऊपर कार्य करना था तो उन्हें डर महसूस हुआ और वह बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। ऐसे में जातीय जनगणना का श्रेय कांग्रेस और आरजेडी को दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार इस मुद्दे को कैसे टैकल करेंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन जातीय जनगणना 2024 के लोकसभा चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहेगी और हो सकता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी हमें यह देखने को मिले। तो ऐसे में वर्तमान समय में भारत की राजनीति एक नए दौर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि यह राजनीति किस तरफ जाएगी और क्या 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीत पाएगा या फिर एनडीए के लिए यह केवल एक केक वॉक रहेगा। सब समय के गर्भ में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए। अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।